हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ संख्या 1 के कुछ आंकिक प्रश्नों का अध्ययन किया था और पाठ संख्या 2 की कुछ सामान्य प्रस्तावनाओं का भी अध्ययन किया था। ठीक है, अब हम दोबारा से पाठ संख्या 2 को शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं कि पाठ संख्या 2 क्या कहता है हमें। पाठ संख्या 2 हम देखिए, शुरू के जो 4 पाठ हैं, 1 से लेकर 4 तक के जो पाठ हैं, ये पहली यूनिट के अंतर्गत आते हैं। और ये जो पहली यूनिट है इसका अंकभार 6 नंबर का है। ठीक है ना, मतलब शुरू के 4 पाठों से मिलकर 1 यूनिट बनती है। उसमें से पाठ संख्या 1 हमने देख लिया था और पाठ संख्या 1 के सभी प्रश्न भी हमने देख लिए थे। ठीक है, अब हम प्रयास करते हैं इसको आगे देखने का। देखिए, पाठ संख्या 2 है हमारे पास में, गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग। गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग। गाउस वैज्ञानिक का नाम है और इसके जो नियमों का एक टॉपिक आएगा इस पाठ में, उन पे आधारित एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग, ये पाठ संख्या 2 का नाम है। अब आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें प्रयास करते हैं इसको हल करने का। इस पाठ का सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास में विद्युत फ्लक्स। सबसे पहला हमारे पास में जो टॉपिक है इस पाठ में वो क्या है? विद्युत फ्लक्स। देखो, आपने कहा था, हमने जब ये चर्चा की थी, हमने बोला था कि पाठ संख्या जो 4 है ना, शुरू के जो 4 पाठ है वो एक यूनिट बनाते हैं। इस पहले यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्थिर विद्युत की। और इसमें हमने बोला था कि इसमें और कुछ भी संभव है, लेकिन आवेश हमेशा स्थिर बना रहेगा। ठीक है ना, आवेश केवल स्थिर रहना चाहिए। ठीक है ना, आवेश गतिशील नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब जितने भी सिद्धांत, जितने भी नियम, जितने भी परिभाषाएं जो आप देखते हैं, वो केवल आवेशों के स्थिर प्रतिरूप के लिए मान्य है, गतिशील प्रतिरूप के लिए मान्य नहीं। ठीक है, अब हम आगे प्रयास करते हैं। देखो, इसको देखने का आगे देखें इसको। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स एक अलग बात है। विद्युत फ्लक्स क्या है वो आप बाद में देखेंगे। पहले आप शब्द देखिए, फ्लक्स। फ्लक्स शब्द क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, फ्लक्स क्या होता है। जैसे किसी भी राशि का फ्लक्स हो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास में फोटो फ्रेम है। ठीक है, और उस फोटो फ्रेम में से आपने बीच का जो ग्लास था, जो कांच था, वो आपने निकाल के रख दिया और उसमें बीच में लगी हुई जो तस्वीर थी वो आपने निकाल दी। अब आपके पास में केवल उस फोटो फ्रेम की बाउंड्री बचती है, आयताकार बाउंड्री या फिर जिस भी रूप में थी वो, वृत्ताकार हो सकती है, वो एक बाउंड्री बचती है। उस बाउंड्री को आपने ले जाके बहते हुए किसी पानी के स्रोत में डाल दिया, ऐसे लटका दिया। तो जब आप उसे बहते हुए पानी के स्रोत में डालेंगे, लटकाएंगे ऐसे इस प्रकार से, तो उसके अंदर से पानी गुजरेगा और उसके अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाली जल धाराओं की जो संख्या होती है वो जल का फ्लक्स कहलाती है। मतलब किसी भी बंद पृष्ठ के, आप ये बोल सकते हो, किसी भी बंद पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या वो क्या कहलाती है? फ्लक्स होती है। अगर वो जल रेखाओं की संख्या है तो वो जल का फ्लक्स है, वायु रेखाओं की संख्या है तो वायु का फ्लक्स है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या है तो विद्युत फ्लक्स है, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है तो वो चुंबकीय फ्लक्स है। समझ गए आप मेरी बात को? मतलब ये कहा जा सकता है कि इसकी परिभाषा में आप ये बोल सकते हो, किसी बंद पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। किसी बंद पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, किसी बंद क्षेत्रफल के किसी बंद पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और ये जो विद्युत फ्लक्स है इसे फाई ई से दर्शाते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं? फाई ई से दर्शाते हैं। ठीक है ना, और ये जो विद्युत फ्लक्स है इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। ठीक है ना, ये जो विद्युत फ्लक्स है इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। आप इसकी गणितीय रूप में परिभाषा देखिए तो इसकी सामान्य परिभाषा है, इसका अर्थ क्या था विद्युत फ्लक्स का, जो आपको बताया है। और वो अर्थ क्या है कि किसी बंद पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को? अब हम देखते हैं, देखो इसको आगे हल करने का प्रयास करते हैं हम लोग, किस प्रकार से हो सकता है, कैसे इसको हल करना है हमें। ठीक है ना, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, और ये जैसे हमारे पास में विद्युत क्षेत्र सॉरी हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है विद्युत क्षेत्र, और इस विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो हमने ले रखा है ई। इस विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है? ई, और इसकी दिशा ये है। और इसमें आपने ये कोई एक बंद पृष्ठ ले रखा है
और इस बंद पृष्ठ के लिए अब आपको देखना पड़ेगा क्षेत्रफल सदिश। अब हमें देखना है क्षेत्रफल सदिश। इस क्षेत्रफल सदिश के बारे में कुछ बातें आपको बता देता हूँ। देखो क्षेत्रफल सदिश जो होता है ना, क्षेत्रफल सदिश, हमने नाम बोला यहाँ पे सदिश, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है ना। क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो पृष्ठ के तल के लंबवत होता है। अब जैसे ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ को आपने ऐसे रख रखा तो इसके तल के लंबवत बाहर की ओर ये क्षेत्रफल सदिश है। इसके तल के लंबवत बाहर की ओर ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। अगर आप इस पृष्ठ को ऐसे रखते हो तो इस पृष्ठ के तल के लंबवत है बाहर की ओर क्षेत्रफल सदिश ऐसे होता है। ऐसे रखते हो तो इसके तल के लंबवत बाहर की ओर क्षेत्रफल सदिश ऐसे होता है। मतलब क्षेत्रफल सदिश जो है वो पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होता है क्षेत्रफल सदिश। तो देखो क्षेत्रफल के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ। क्षेत्रफल जो राशि होती है ना, वो देखो राशियां तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है सदिश राशियां, एक होती है अदिश राशियां, एक होती है प्रदिश राशियां। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको दर्शाने के लिए, सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है और परिमाण की भी आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। और अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण पर्याप्त होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जबकि प्रदिश राशियां जो है ना, वो ऐसी राशियां जिनकी खुद की कोई दिशा नहीं होती। प्रदिश राशियां ऐसी राशियां हैं जिनकी खुद की कोई दिशा नहीं होती, लेकिन भिन्न भिन्न दिशाओं में उनके परिमाण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। मतलब उनकी खुद की कोई दिशा नहीं होगी, निश्चित कोई दिशा नहीं होगी, लेकिन दिशा बदलते ही उनका परिमाण बदल जाएगा। अगर कोई ऐसी राशि है तो वो सदिश प्रदिश राशि होगी, ठीक है ना। जैसे जड़त्व, आघूर्ण, जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्यों है प्रदिश राशि, उसके बारे में भी आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई बेलनाकार पृष्ठ आपको दे रखा है और इस बेलनाकार पृष्ठ के लिए आप देखना, क्षेत्रफल सदिश के बारे में आपने क्या बोला था, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है क्षेत्रफल सदिश। अब आप इस वाले पृष्ठ के लिए देखते हैं तो इसके तल के लंबवत बाहर की ओर हो गए क्षेत्रफल सदिश ds। समझ गए आप मेरी बात को, ये इसके तल के लंबवत बाहर की ओर हो गए क्षेत्रफल सदिश ds, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए इसके तल के लंबवत, इस वाले पृष्ठ के लिए तल के लंबवत बाहर की ओर हो गया क्षेत्रफल सदिश ds। अब ये जो पृष्ठ है वक्र पृष्ठ जिसे आप बोलते हैं, ये इस वाले बिंदु पे अगर आप देखते हैं तो ये पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर हो गया क्षेत्रफल सदिश ds। लेकिन सपोज कीजिए अगर आप नीचे देखते तब तो ये तल के लंबवत ऐसे ले लेते। हालांकि तो ये तो पूरा एक ही पृष्ठ है, लंबाई के अनुदिश ये वाला जो पृष्ठ है ये पूरा एक ही पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ जिसे आप बोलते हैं। एक बात तो ये है कि जैसे ही पृष्ठ बदला वैसे ही दिशा बदल गई इसकी, साथ में परिमाण। और देखो आप इस वाले पृष्ठ के लिए इसका परिमाण क्या था, पाई आर स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल है। इस वाले पृष्ठ के लिए भी पाई आर स्क्वायर वर्त का क्षेत्रफल है, लेकिन इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर एल, वक्र पृष्ठ है ये इसका। देखो आप कह सकते हो कि दिशा बदलते ही, पृष्ठ बदलते ही परिमाण बदल गया। यहाँ पे कुछ और था, इस पृष्ठ पे कुछ और आ गया ना। तो ऐसी राशियां जिनकी स्वयं की कोई दिशा नहीं है, कोई निश्चित दिशा नहीं है, लेकिन वो उनकी दिशा बदलते ही परिमाण में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। वो राशियां क्या कहलाती हैं, प्रदिश राशियां कहलाती हैं। तो क्षेत्रफल कौन सी राशि है, प्रदिश राशि है, ठीक है। जड़त्व, आघूर्ण भी प्रदिश राशि ही है। तो आप हम लोग चर्चा कर रहे थे विद्युत फ्लक्स के बारे में, तो इसके बारे में देखिए क्या होता है, किस प्रतिरूप में होता है, इसके बारे में हम देखें। विद्युत फ्लक्स में आपने इसका जो शाब्दिक अर्थ था उसके रूप में अपनी परिभाषा क्या कही थी, विद्युत फ्लक्स के शाब्दिक अर्थ के रूप में आपने परिभाषा क्या कही थी, देखिए। विद्युत फ्लक्स के शाब्दिक अर्थ के रूप में आपने कहा कि किसी बंद पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। किसी बंद पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। समझ गए आप मेरी बात को। अब आगे देखते हैं, देखिए। अब जैसे ये आपने मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र ले रखा है E, और इस विद्युत क्षेत्र में आपने कोई बंद पृष्ठ रखा है, और इस बंद पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। तो इसके तल के लंबवत बाहर की ओर जो क्षेत्रफल सदिश है, अल्प क्षेत्रफल सदिश ले लिया आपने ds। क्या ले लिया हमने, ds, ठीक है ना। तो इसका जो फ्लक्स है वो हमारे पास में आ जाएगा। अब अल्प फ्लक्स कैसे आता है, देखो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, इनके बीच का जो ये कोण है हमने क्या ले रखा है, ये इस तल के लंबवत है, ठीक है ना। ये तल ऐसे रखा हुआ है, इस तल के लंबवत ऐसे है, ठीक है, ऐसे। और विद्युत क्षेत्र ये है, ये तल के लंबवत है और ये विद्युत क्षेत्र है। इनके बीच में जो कोण है ये हमारे पास में क्या हो गया, थीटा है, ठीक है ना। इनके बीच में जो कोण है ये क्या है हमारे पास में, थीटा, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। तो यहां से अगर अपन देखें, इसमें आपको फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। देखो अल्प क्षेत्रफल लिया है आपने, अल्प क्षेत्रफल के लिए जो फ्लक्स आएगा वो अल्प आएगा। फ्लक्स को हम दर्शाते हैं फाई ई से।
अल्प क्षेत्रफल के कारण से जो फ्लक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा। अब इन दोनों का आपको गुणा करना है ना, विद्युत क्षेत्र को और क्षेत्रफल सदिश को आपको गुणा करना है, लेकिन गुणा करने के लिए और भाग देने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, शाश्वत शर्त है, यहीं पे नहीं फिजिक्स के हर एक टॉपिक के लिए, चाहे वो 11वीं का है, चाहे वो 12वीं का है, या कॉलेज का है, कहीं का भी हो, गुणा करने के लिए एक शाश्वत शर्त है। वो क्या है कि गुणनफल के लिए अगर सदिश राशि ले रखी है आपने, जैसे ये विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है, और क्षेत्रफल सदिश, इस एक बिंदु के लिए तो अभी ये सदिश है, वैसे इसकी दिशा बदलते इसका परिमाण बदल जाएगा, मतलब वास्तविक मूल रूप से ये प्रतिशत राशि है, लेकिन अभी इसके लिए क्या है, सदिश ही तो है। ठीक है, इन दोनों का जब आप गुणनफल करते हो तो इनके गुणनफल में आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों जो घटक जो जिन राशियों को आप गुणा कर रहे हो दोनों एक दिशा की राशियां लेनी है, एक ही दिशा में लेने हैं दोनों के घटक, ठीक है ना, एक दिशा वाले घटक लेने हैं उनके। अब आप ई और डीएस को डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते, इनके समान दिशा वाले घटक लेने पड़ेंगे आपको, मतलब एक ही दिशा में, या तो ई की दिशा में आपको डीएस लेना है या फिर डीएस की दिशा में आपको ई लेना है। तो ई की दिशा में डीएस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो डीएस है इसको आपको इस वाली रेखा पर लेना है, इस रेखा पे इसका घटक देखो, तो ये थीटा के साथ वाला, कोण के साथ वाला घटक किसका गुणज होता है, कोस का। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ds कोस थीटा, ठीक है ना, कोस का गुणज हो गई, तो ds कोस थीटा आ गया हमारे पास में। अब यहां से अगर अपन देखें तो फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, विद्युत क्षेत्र हो गया E और क्षेत्रफल सदिश हो गया ds कोस थीटा, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा हमारे पास में, विद्युत फ्लक्स हो गया d फाई e, अल्प फ्लक्स है, अल्पांश के कारण उत्पन्न फ्लक्स अल्प फ्लक्स हो गया। तो यहां से हमारे पास में देखिए क्या हो गया, d फाई e का मान आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो अतः है संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा उत्पन्न विद्युत फ्लक्स का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अल्प फ्लक्स अगर आपके पास में है तो पूरा फ्लक्स कैसे आ जाएगा, इस थोड़े से फ्लक्स का अगर हम समाकलन कर देते हैं तो हमें पूरा मिल जाएगा। तो यहां से तो अतः है संपूर्ण पृष्ठ, अतः संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा हमारे पास में, समाकलन हो गया अल्प फ्लक्स का डी फाई ई का, और इस डी फाई ई का आपने मान क्या लिख दिया, ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। तो यहां से फाई ई बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ से समाकलन और कोस थीटा जब आप हटाते हो तो कौन सा गुणनफल लगता है, डॉट गुणनफल। तो गुणनफल जो दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो होता है डॉट गुणनफल और एक होता है क्रॉस गुणनफल। तो कोस थीटा को हटाते हैं तो डॉट का साइन लगता है, कोस थीटा साइन थीटा को हटाते हैं तो क्रॉस का साइन लगता है, ठीक है। यहां से अगर आप इस कोस थीटा को हटाते हो तो इनका डॉट का साइन लग जाएगा, तो क्या हो गया, वेक्टर ई और डॉट वेक्टर डीएस, ठीक है ना। ई डॉट डीएस का समाकलन हो गया हमारे पास में, ये क्या हो गया हमारे पास में, विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान हो गया। यहाँ पे जो थीटा आ रहा है वो क्या है हमारे पास में, यहाँ पे जो थीटा है वो हमारे पास में क्या है, थीटा क्या है हमारे पास में, यहाँ पे ये कोस थीटा, थीटा ले रखा था आपने, थीटा क्या है यहाँ पे, ई और डीएस के मध्य का कोण, जहाँ पे थीटा क्या है हमारे पास में, ध्यान से सुनना, ये महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, जहाँ थीटा बराबर है ई व डीएस के मध्य का कोण। अब ई और डीएस के मध्य के कोण में इसमें क्या महत्वपूर्ण बात हुई, डीएस क्या था, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो ये कोण किसके बीच में है, इस पृष्ठ के तल का जो लंबवत है ना, इस पृष्ठ के तल के लंब और इस विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है, पृष्ठ के तल के लंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है, ई और डीएस के बीच का कोण, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए कि कोई एक पृष्ठ है और वो पृष्ठ विद्युत क्षेत्र से 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो पृष्ठ के तल का कोण है 60 डिग्री, पृष्ठ के तल के लंब का थोड़ी तो कोण नहीं, ठीक है ना, समझ रहे ना आप मेरी बात को। मान लीजिए आपको ये बोला जाता है कि कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में कोई आपने पृष्ठ रखा है और वो जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है। ऐसे देखो मैं अभी आपको ये बातें अलग से बता दूंगा, जैसे आपको ये विद्युत क्षेत्र दे रखा है, जैसे ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र है ई, और ये जो विद्युत क्षेत्र है इस पे आपने लंबवत एक पृष्ठ रखा है, ऐसे इस विद्युत क्षेत्र पे
लंबवत आपने एक पृष्ठ रख रखा है ऐसे। लंबवत हमने एक पृष्ठ रख रखा है ऐसे। अब ये लंबवत आपने क्या रख रखा है, इस पृष्ठ के लंबवत आपने ये पृष्ठ रख रखा है विद्युत क्षेत्र के लंबवत। तो आप ये बोल सकते हो कि विद्युत इस पृष्ठ का जो तल है ना, पृष्ठ का तल वो इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। मतलब पृष्ठ के तल का विद्युत क्षेत्र से जो कोण है, पृष्ठ के तल का जो विद्युत क्षेत्र से कोण है वो कितना है 90 डिग्री। लेकिन आपको किसका कोण चाहिए, पृष्ठ के तल का कोण नहीं चाहिए, पृष्ठ के तल के लंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण चाहिए। तो ये पृष्ठ का तल ऐसे है, इसका विद्युत क्षेत्र के साथ में कोण 90 है, लेकिन इसके तल पे लंबवत आपने बहिर्मुखी विद्युत क्षेत्रफल सदिश होता है भाई, इसके तल के लंबवत बाहर की ओर क्षेत्रफल सदिश होता है ये, तो ये ds हो गया। तभी ds और e के बीच का जो कोण है वो कितना हो गया, 0 हो गया ना। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। और ऐसे ही अगर ये इसके समांतर होता, मान लीजिए पृष्ठ आपको दे रखा है ये इस विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो समांतर के हिसाब से कोण कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था ना। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो अगर वो 0 होता तो क्षेत्रफल सदिश वाला कोण देखना है आपको, तो e के साथ में। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होता है ना। तो ये लंबवत बाहर की ओर देखो इस प्रकार से क्षेत्रफल सदिश आएगा। तो अब देखो e और ये ds हो गया, ये हो गया e, इनके बीच का कोण कितना हो गया हमारे पास 90। मतलब कहने का सिर्फ इतना सा है। शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताऊं, अगर याद रखने के लिए फॉर्मेट अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो अगर आपको पृष्ठ के तल का कोण दिया जाता है, यदि आपको पृष्ठ के तल का कोण दिया जाता है तो पृष्ठ के तल वाले कोण को आपको 90 में से माइनस कर देना है। आपको e और ds के बीच का जो कोण है थीटा जो आपने मान रखा है वो मिल जाएगा। ठीक है ना। जैसे देखते हैं, देखो विशेष स्थितियों के रूप में अगर हम इसमें चर्चा करें, देखिए पहली स्थिति के रूप में आप देखिए इसमें यदि हम ये बोलते हैं कि जो पृष्ठ का तल है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है, यदि पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र के समांतर है, यदि पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो अब समांतर वाली स्थिति में कोण कितना होना चाहिए था, 0 है ना। समांतर वाली स्थिति में कोण क्या होना चाहिए था, 0। मतलब ये जो तल है, पृष्ठ का जो तल है ना, उसका इस विद्युत क्षेत्र के साथ में कोण कितना है, 0। लेकिन तल वाला कोण नहीं चाहिए, तल के इस तल पर जो लंब होता है ना उसका कोण चाहिए हमें। तो कैसे आता है, अगर पृष्ठ के तल का कोण आपको दिया जाता है तो उसको आप 90 में से माइनस कर देना, आपको e और ds के बीच का कोण मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो e और ds के बीच का कोण है थीटा, उसका मान कैसे आ जाएगा, 90 माइनस तल का कोण, और तल का जो कोण है वो हमारे पास में कितना है, पृष्ठ का तल जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो अगर ये विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो तल का जो कोण है विद्युत क्षेत्र के साथ में वो कितना हो गया, 0 डिग्री। समांतर है तो 0 डिग्री, कितना आ जाएगा हमारे पास में 90 डिग्री आ गया ना, है ना। थीटा का मान अगर 90 डिग्री आ गया तो फाई का मान आपके पास में क्या हो सकता है, e समाकलन में e ds cos थीटा। इसलिए फाई e का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, समाकलन e ds cos थीटा की वैल्यू कितना हो गया 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो गई। तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये 0। यह फ्लक्स का न्यूनतम मान है, यह विद्युत फ्लक्स का न्यूनतम मान है। न्यूनतम यानी मिनिमम मान है, मिनिमम वैल्यू है फ्लक्स की। ठीक है ना। आगे अगर देखें इसमें प्रयास करते हैं, देखिए तो दूसरा आपने बोल दिया कि यदि जो पृष्ठ का तल है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, यदि पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, यदि पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में देखिए थीटा का मान, आपको तल का कोण दिया जाता है तो उसको आप 90 में से माइनस कर दोगे और आपको e और ds के बीच का कोण मिल जाएगा। तो e और ds के बीच का कोण कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। थीटा यानी कि 90 माइनस वो कोण, 90 में से आपको किसको माइनस करना है, उसको माइनस करना है 90 में से आप कौन सा कोण माइनस करोगे, पृष्ठ का जो तल है उसका कोण माइनस करोगे।
तल वाले कोण को माइनस करोगे ना, तो यहाँ से आप देखिए आपने बोला एक पृष्ठ का जो तल है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, लंबवत है मतलब तल का विद्युत क्षेत्र के साथ में जो कोण है वो कितना हो गया 90। तो इस 90 में से आपने तल वाला कोण 90 माइनस कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास में 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ से फाई ई का मान हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखिए समाकलन में हो गया हमारे पास में ई ds और कोस 0, कोस 0 का मान कितना हो गया हमारे पास में 1। तो हमारे पास में समाकलन में क्या बच जाएगा ई ds, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को, ई आ गया बाहर, समाकलन में बचा ds यानी अल्प क्षेत्रफल। तो फाई ई का मान आ जाएगा हमारे पास में ई और अल्प क्षेत्रफल का समाकलन करने पे पूरा क्षेत्रफल आ गया s। ये विद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान, यह है विद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान है। ठीक है, एक अंतिम स्थिति के रूप में आप और चर्चा कीजिए इसमें। देखिए यहां से अगर हम देखें इसमें तो क्या फॉर्मेट बनता है उसके बारे में हम देखते हैं। देखो हमारे पास में तीसरी स्थिति, यदि पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र से अल्फा कोण पर झुका है, अल्फा कोण पर झुका है, तो यदि पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र से अल्फा कोण पर झुका है तो पृष्ठ के तल का कोण है विद्युत क्षेत्र के साथ में अल्फा। आपको तो ई और ds के बीच का कोण चाहिए था और उस कोण को हमने दर्शा रखा है थीटा से। थीटा बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस में तल वाला कोण और तल का पृष्ठ के तल का जो कोण है वो कितना है अल्फा। तो यहाँ से फाई ई का जो मान है हमारे पास में कितना हो जाएगा, समाकलन में हो जाएगा ई ds और कोस थीटा, थीटा का मान आपने कितने कर दिया 90 माइनस अल्फा, ये मान हो जाएगा। कोस 90 माइनस अल्फा को आप sin अल्फा लिख सकते हो, तो ई ds sin अल्फा। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। ये था हमारे पास में विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स के बारे में हमने चर्चा की। अब विद्युत फ्लक्स का मात्रक अगर हम देखें, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक अगर हम देखें तो हमारे पास में देखिए क्या होगा, फ्लक्स का मात्रक आपको देखना है फाई ई बराबर हमारे पास में देखिए क्या आया था, फाई ई बराबर आया था हमारे पास में समाकलन है ई ds कोस थीटा, ये आया था ना। तो यहाँ से इसका जो एसआई मात्रक है उसके बारे में हम चर्चा करें तो देखिए इसका एसआई मात्रक या तो हो जाएगा वेबर, इसका एसआई मात्रक क्या हो गया वेबर। उस वैज्ञानिक का नाम है WB से दर्शाते हैं इसको, उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसके बारे में बताया था। तो उनके सम्मान के रूप में या तो इसका मात्रक दिया जा सकता है वेबर, या फिर यहां से देखें तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमारे पास में क्या हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, और इनटू में ds यानी क्षेत्रफल सदिश का क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और कोस थीटा का मात्रक होता नहीं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, या फिर एक और होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है नहीं सॉरी विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ई का मात्रक तो हो गया वोल्ट प्रति मीटर, इनटू में ds का मात्रक हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तीसरे पार्ट में पता चलेगा इसका ये मात्रक कैसे बना, तो इससे मीटर से इसकी एक घात कर दी तो हमारे पास में इसका एसआई मात्रक एक और बन सकता है वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है ना, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो सकता है या तो वेबर उस वैज्ञानिक के सम्मान के रूप में जिसने इसके बारे में बताया था, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या फिर वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, अब तो था विमीय सूत्र अगर हम देखें अब विमीय सूत्र विमा ज्ञात करनी है आपको। इसकी विमा कैसे ज्ञात करें हम लोग, देखिए आपने इसके लिए मात्रक जो था वो क्या बोला न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ऐसा ही मात्रक बोल दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन के लिए विमीय सूत्र क्या होता है हमारे पास में m1 L1 T-2,
मीटर के लिए होता है L और मीटर का स्क्वायर है तो L2 अपॉन में कूलाम के लिए क्या हो गया T1 A1। तो यहाँ से आप देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका विनिमय सूत्र है M1 L कितना हो गया हमारे पास में 1 और 2 कितना हो गया L3 और T ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो गया, तो माइनस का 1 माइनस का 2 कितना हो गया -3 A माइनस का 1 है। ये हो जाएगा इसका विनिमय सूत्र। साथ में अगर आप इसमें और चर्चा करते हैं देखिए तो आगे आप इसमें चर्चा कीजिए। इसका विनिमय सूत्र हो गया, विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपको मिल गया। अब इसमें हम देखें कि कौन सी राशि है। तो आपने देखिए व्यंजक क्या बोला था इसका E ds cos थीटा, इसे आप ये भी ले सकते हैं समाकलन cos थीटा को आपने हटा दिया तो E फिर डॉट ds डॉट गुणनफल यानी अदिश गुणनफल, अदिश राशि है ये, ठीक है। तो यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। अब इस अदिश राशि के संदर्भ में अगर हम और आगे देखें तो देखिए जो किसी पृष्ठ है, जैसे कोई पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के लिए होता है विद्युत फ्लक्स, ये आपको बताया भी था। और इस बंद पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर किसी बंद पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा, अगर कम गुजरेंगे तो फ्लक्स कम होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। इसके अलावा एक बात और देखिए, विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, इसका मतलब पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं अगर बाहर निकल रही हैं, यदि किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, इसका मतलब फ्लक्स जो है वो निर्गत फ्लक्स है, बाहर निकलने वाला फ्लक्स है, ठीक है ना। और निर्गत फ्लक्स जो होता है ना उसको हम धनात्मक लेते हैं, याद रखना इस बात को आप, ये काम में आएगा हमारे। निर्गत फ्लक्स को हम कैसा लेते हैं, धनात्मक प्लस में। और निवेशी प्रवेशी जो फ्लक्स होता है, अंदर आने वाला, अंदर की तरफ प्रवेश करने वाला जो फ्लक्स होता है उसको हम कैसा लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। तो किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स को पॉजिटिव व प्रवेशी फ्लक्स को ना, निर्गत फ्लक्स को सॉरी माइनस में लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, नेगेटिव। व प्रवेशी फ्लक्स को कैसा लेते हैं ना। देखिए याद रखने के लिए आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ, कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा, निर्गत फ्लक्स होगा, बाहर निकलने वाली मतलब निर्गत फ्लक्स हो गया। अब विद्युत बल रेखाएं यानी कि फ्लक्स निर्गत है, बाहर की ओर है। अब विद्युत बल रेखाएं बहिर्मुखी कौन से आवेश के लिए होती है, प्लस वाले के लिए होती है, धनावेश के लिए। बाहर की तरफ विद्युत बल रेखाएं प्लस वाले आवेश के लिए, तो धनावेश के लिए अगर विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर है, बहिर्मुखी है, इसका मतलब है आवेश प्लस का ले रहे हो, तो ये कैसा आ जाएगा हमारे पास में, निर्गत फ्लक्स तो कैसा हो गया पॉजिटिव, और निवेशी या प्रवेशी फ्लक्स कैसा हो गया हमारे पास में, नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से विद्युत फ्लक्स के लिए जो मान मिला है वो क्या मिला है, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स के बारे में आपने देखा था। तो देखिए विद्युत फ्लक्स के साथ साथ आपने क्षेत्रफल सदिश के बारे में भी चर्चा की थी, और जो क्षेत्रफल सदिश है उसमें आपने ये कहा था कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो क्या होता है, किसी पृष्ठ के तल के लंबवत होता है, ठीक है ना। किसी भी पृष्ठ का जो तल है उसके लंब होता है, उस पर जो लंब होता है ना उसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, ठीक है ना। हालांकि क्षेत्रफल इस एक बिंदु के लिए अगर आप देख रहे हो तो ये क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है कौन सी राशि है, सदिश राशि, किसी एक पृष्ठ के लिए सदिश है। वैसे सदिश राशि क्या होती है, उसकी दिशा हर बार फिक्स रहनी चाहिए, नियत रहनी चाहिए, तब तो वो सदिश राशि हो। अन्यथा परिवर्तित अगर दिशा होती है इसका मतलब वो सदिश राशि नहीं है, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल के लिए आपने देखा जैसे पृष्ठ बदलेगा वैसे ही उसकी दिशा बदल जाएगी और उसका परिमाण भी बदल जाएगा, इसका मतलब ये सदिश राशि नहीं है, ये कौन सी राशि है, प्रदिश राशि है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है ना। वास्तव में प्रदिश राशि है, लेकिन इस एक टॉपिक के लिए तभी आप इसको सदिश ही लोगे, हालांकि इस पूरे पार्ट में सदिश ही चलेगा, क्षेत्रफल सदिश ही चलेगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और प्रदिश राशियों के साथ में एक सुविधा होती है, आप उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार सदिश और अदिश ले सकते हो। जैसे पाठ संख्या कक्षा 11 के आपने कुछ पाठों में क्षेत्रफल को एक अदिश राशि के रूप में प्रयुक्त किया था,
और यहाँ पे हम इस क्षेत्रफल को सदिश राशि के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। तो ये एक प्रतिश राशि है वास्तव में, इसकी दिशा खुद की कोई दिशा नहीं है, लेकिन इसके परिमाण जरूर है, ठीक है ना। दिशा बदलेगी, परिमाण बदल जाएगा, ठीक है ना। और प्रत्येक समय में इसकी जो दिशा है वो नियत नहीं रहती, इसलिए एक प्रतिश राशि है, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात। अब आगे कुछ बिंदुओं पर और चर्चा करते हैं। देखो, इसके एसआई मात्रक के बारे में हमने चर्चा की थी। हमने देख लिया कि फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। फ्लक्स का शाब्दिक अर्थ हमने देख लिया कि विद्युत फ्लक्स का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ के लिए, ये अनिवार्य है, ये ध्यान रखना, किसी बंद पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, फाई ई से दर्शाते हैं। हालांकि फाई ई का जो गणितीय रूप था वो आपने क्या प्राप्त किया था, फाई ई बराबर हमने प्राप्त किया था समाकलन ई डीएस कोस थीटा, ठीक है ना। ये कोस थीटा किसके बीच का कोण है, ई और डीएस के बीच का कोण है। कोस थीटा किसके बीच का कोण है, ई और डीएस के बीच का कोण है, ठीक है ना। अगर आपको पृष्ठ के तल का कोण दे रखा है क्षेत्रफल से विद्युत क्षेत्र के साथ में, तो वो कोण नहीं लेना आपको, ठीक है ना। आपको किसके बीच का कोण लेना है, ई और डीएस के बीच का कोण, ठीक है ना। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि क्षेत्र पृष्ठ के तल का कोण दिया गया है, तो ई और डीएस के बीच का जो कोण है थीटा, वो कैसे ज्ञात करोगे आप, जो तल वाला कोण है उसको आप 90 में से माइनस कर देना, ठीक है ना। मान लीजिए आपको बोला जाए कोई पृष्ठ है, उसका तल जो है विद्युत क्षेत्र से 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। किसी पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र से 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो अगर पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र से 60 डिग्री कोण पर झुका है, तो आप क्षेत्रफल सदिश ई और डीएस के बीच का कोण कैसे ज्ञात करोगे, दिए गए कोण को 90 में से माइनस कर दो, तो 90 में से 60 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है ना। देखते हैं इस पे आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को और हल करने का प्रयास करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला उदाहरण है। तो पाठ संख्या 2 का पहला उदाहरण देखने का हम प्रयास करें। तो हमारे पास में देखिए क्या है पहला उदाहरण, हमें दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो हमारे पास में 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र का मान सदिश रूप में दे रखा है आपको। वेक्टर ई का मान है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। वह क्षेत्रफल सदिश का मान दे रखा है 5 गुणा 10 की घात माइनस में 3 जे कैप। क्षेत्रफल सदिश का मान आपको दे रखा है, एस का मान आपको दे रखा है 5 गुणा 10 की घात माइनस में 3 जे कैप मीटर स्क्वायर। 5 गुणा 10 की घात माइनस में 3 जे कैप मीटर स्क्वायर। हाँ, तो विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। विद्युत फ्लक्स हो गया फाई ई बराबर क्या होता है हमारे पास में, ई डॉट डीएस, ठीक है। तो ई डॉट डीएस का मान आ गया हमारे पास में, ई का मान है हमारे पास में 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप डॉट डीएस का मान है हमारे पास में 5 गुणा 10 की घात माइनस में 3 जे कैप, ठीक है। जब आप डॉट गुणनफल को हल करते हो तो आपको बताया गया था कि समान एकांक सदिश गुणा होते हैं। अगर आप इस जे कैप को आई कैप से गुणा करोगे तो मान 0 आएगा, प्लस इसको आपको इससे गुणा करना है, तो 2 0 से इसकी 2 घातें कैंसिल हो गई, 10 की घात माइनस 1, 3 को गुणा किया 5 से 15 आएगा, 10 की घात माइनस 1 है, 10 का भाग देना है 15 के अंदर, कितना आ गया 1.5, और यहाँ से हमारे पास मान कितना आ गया 1.5 वोल्ट इंटू मीटर या वेबर, ठीक है ना। तो कुछ समय के गैप के बाद में आज हमने ये वीडियो बनाया है। तो आज आपको इस वीडियो में क्या समझ में नहीं आता है और क्या समझ में आता है, मतलब कहने का अर्थ है कि इसकी क्वालिटी आपको कैसी लग रही है, जो बताया गया उसके बारे में आपका क्या मानना है, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। बाकी इससे आगे की जो चर्चाएं हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।